नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम इतना गर्व करते हैं वो एक झटके में कैसे फेल हो सकता है? दोस्तों इमेजिन कीजिए, आप देश की सबसे हाईटेक एकदम मॉडर्न रैपिड मेट्रो में बैठे हैं। एसी चल रहा है, सफर बहुत स्मूथ है और अचानक बूम, सब कुछ ठप हो जाता है। आपको इस ठंडे डिब्बे से निकलकर बाहर तपती हुई पटरियों पर पैदल चलना पड़ता है। शॉकिंग है ना? आज के शानदार एक्सप्लेनर में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज जो बातें हम डिस्कस करेंगे ना, वो सीधे आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हैं। तो चलिए इस हीट वेव और पावर क्राइसिस के इस डीप डाइव में चलते हैं। ओके, तो इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं उस वायरल इंसिडेंट से जिसने लिटरली पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दिल्ली एनसीआर और खासकर गुरुग्राम की वो रैपिड मेट्रो, उसका बीच रास्ते में रुक जाना। देखिए, ये कोई नॉर्मल सी तकनीकी खराबी नहीं थी। सोशल मीडिया पर आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी ना, जहां लोग चिलचिलाती धूप में पटरियों पर चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि यार, देश के सबसे प्रोग्रेसिव शहरों में से एक, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना टॉप क्लास है, वहां अचानक इस हाईटेक मेट्रो को ऐसे भयंकर पावर कट का सामना क्यों करना पड़ा? इस ट्रांसपोर्ट फेलियर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटना होगा और असली वजह को देखना होगा, यानी हमारा मौसम। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अभी हाल ही में सुबह के 10:30 भी नहीं बजे थे और एक ऐसा डेटा सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। पूरी दुनिया के, जी हाँ, पूरी दुनिया के 50 सबसे गर्म शहर कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में थे। मतलब आप समझ रहे हैं, हम इस वक्त एक अनप्रेसिडेंटेड, एक बेहद भयानक हीट वेव के बीचों बीच खड़े हैं। अगर हम मध्य प्रदेश, ओडिशा, यूपी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की बात करें, तो भाई हालात लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल हैं। वहां तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच खेल रहा है। 48 डिग्री! जरा सोचिए, जब पारा इतना झुलसा देने वाला होगा तो आम इंसान कैसे सर्वाइव करेगा? और ऑब्वियसली इस जानलेवा गर्मी से बचने के लिए क्या हुआ? रातों रात हर घर, हर दफ्तर, हर फैक्ट्री में एसी और कूलर एकदम फुल स्पीड पर चलने लगे और इसी से मांग में एक भयंकर, एकदम अनबिलीवेबल उछाल आ गया। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, जो इस पूरे वीडियो का कोर है, वो एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, यानी बिजली बनाने की जो कुल क्षमता है, वो 533 गीगावाट है, ठीक है? लेकिन इस भयंकर गर्मी में जो पीक डिमांड आई वो कितनी थी? वो थी सिर्फ 270 गीगावाट्स। मतलब मैथ्स बिल्कुल सिंपल है यार। हमारे पास जरूरत से लगभग 2 गुनी कैपेसिटी मौजूद है। फिर भी ये 270 गीगावाट्स की डिमांड पूरी करने में हमारा सिस्टम बुरी तरह हांफने लगा। क्यों? आखिर ये डिमांड इतनी तेजी से कैसे बढ़ी कि पूरा का पूरा सिस्टम ही चरमरा गया? जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पूरे देश की पीक डिमांड 252 गीगावाट थी। 19 मई आते आते ये 257 गीगावाट हो गई। लेकिन फिर अचानक सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर ये ग्राफ सीधा 270 गीगावाट तक शूट कर गया। मतलब कुछ ही दिनों में 13 गीगावाट का ये सडन जंप। इस अचानक आए तूफान ने हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम ऑफ गार्ड पकड़ लिया। अब शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हो सकता है हमारे पावर प्लांट्स उतनी बिजली बना ही नहीं पा रहे हों। तो मैं आपको बता दूं, नेशनल पावर पोर्टल के डेटा के हिसाब से प्रोडक्शन बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारा एनर्जी मिक्स काफ़ी स्ट्रांग है। आज भी हमारी 42 से 43% बिजली कोयले से आ रही है और हाँ, सोलर पावर का भी 28% से ज़्यादा का शानदार कॉन्ट्रीब्यूशन है। मतलब बिजली तो धड़ल्ले से बन रही है, प्रोडक्शन के लेवल पर हम पूरी तरह तैयार हैं। तो अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल खड़ा होता है। अगर हमारे पास 533 गीगावाट की कैपेसिटी है, बिजली बन भी रही है, तो भाई ये सारी बिजली बीच रास्ते में ही गायब कहाँ हो रही है? ये हमारे और आपके घरों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? चलिए इस मिस्ट्री को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं और साइंटिफिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि पावर प्लांट से लेकर आपके घर के मीटर तक बिजली पहुंचने का जो सफर है ना, वो 3 अलग अलग स्टेप्स में पूरा होता है। पहला, प्रोडक्शन, जहां बिजली बनती है। दूसरा, ट्रांसमिशन, यानी उस बिजली को बड़े बड़े तारों के जरिए हजारों किलोमीटर दूर ले जाना। और तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपके शहर, आपके मोहल्ले में उस बिजली को बांटना। अब जैसा कि हमने देखा, पहले स्टेप यानी प्रोडक्शन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो असली गेम कहाँ बिगड़ता है? पहली बड़ी रुकावट आती है हमारे ट्रांसमिशन नेटवर्क में। आपको पता है, ये नेटवर्क लगभग 5 लाख सर्किट किलोमीटर में फैला हुआ है। बहुत बड़ा नंबर है ये। अब मान लीजिए ओडिशा में कोयले से बिजली बन रही है और उसे गुजरात या दिल्ली तक भेजना है। इस इतने लंबे सफर में ना, एनर्जी का बहुत भारी लॉस होता है।
और इस भयंकर हीट वेव में तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। अत्यधिक तापमान के कारण वो जो हाई टेंशन तारें होती हैं ना, वो या तो ओवरहीट होकर पिघलने लगती हैं या उनमें कोई बड़ा फॉल्ट आ जाता है। लेकिन रुकिए, दूसरी सबसे बड़ी रुकावट वो है जो सीधा आपको और मुझे इम्पैक्ट करती है, हमारा लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इस आखिरी स्टेप में आते हैं आपके शहर के स्थानीय सबस्टेशन और आपके मोहल्ले वाले ट्रांसफार्मर। अब होता क्या है कि जब गर्मी की वजह से हर घर में एक साथ एसी और कूलर ऑन हो जाते हैं, तो अचानक डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि ये लोकल सिस्टम उस भयंकर प्रेशर को झेल ही नहीं पाते और लिटरली बुरी तरह फेल हो जाते हैं। चलिए, इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए वापस गुरुग्राम वाले केस पर चलते हैं। ये एक परफेक्ट माइक्रो केस स्टडी है। वहां बिजली की डिमांड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 2372 मेगावाट का आंकड़ा टच कर लिया। मतलब एक ही दिन में उस शहर को 1.92 करोड़ यूनिट्स बिजली की जरूरत पड़ गई। और इस अनबिलीवेबल लोड का रिजल्ट क्या हुआ? शहर के 7 लोकल सबस्टेशन पूरी तरह से ठप पड़ गए, ट्रांसफार्मरों में आग लग गई और बस इसी वजह से उस हाईटेक रैपिड मेट्रो को बीच ट्रैक पर ही रुकना पड़ा। इकोनॉमिक्स की भाषा में ना, इस पूरी सिचुएशन को हम बैंक रन इफेक्ट कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बैंक के पास इतना पैसा है कि वो अपने सारे कस्टमर्स को दे सके, लेकिन अगर पूरे शहर के लोग एक ही दिन एक ही टाइम पर अपना सारा पैसा निकालने पहुंच जाएं, तो क्या होगा? बैंक क्रैश कर जाएगा ना। हमारे पावर ग्रिड के साथ लिटरली यही हो रहा है। 24 घंटे के लिए बिजली तो है, लेकिन जब हर कोई एक ही टाइम पर अपने एसी ऑन कर देता है तो पूरा सिस्टम गिव अप कर देता है। और पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है? ये बैंक रन आखिर होता किस वक्त है? वो डेंजर विंडो है दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच। यही वो टाइम है जब सूरज सबसे ज्यादा आग उगलता है, दिन का टेम्परेचर अपने पीक पर होता है और इसी दौरान हमारे पावर ग्रिड को एक साथ आने वाले इस असहनीय, एकदम क्रशिंग लोड का सामना करना पड़ता है। अब आप पूछेंगे कि भाई सिस्टम ने इसके बारे में पहले से क्यों नहीं सोचा? तो देखिए, इस पूरे संकट के पीछे सबसे बड़ी चूक यही हुई कि एजेंसीज ने क्लाइमेट चेंज और नौतपा जैसी इस भयंकर गर्मी के इम्पैक्ट को लोड प्रेडिक्शन में सही से जोड़ा ही नहीं। हर साल लाखों नए एसी और कूलर मार्केट में बिक रहे हैं, लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा है, लेकिन बढ़ते टेम्परेचर और इन नए गैजेट से आने वाली सडन डिमांड को कैलकुलेट करने में हमारा विभाग पूरी तरह से फेल हो गया। और सच बताऊं, इस मिसमैनेजमेंट की ग्राउंड रियलिटी बहुत ही कड़वी और दर्दनाक है। एक तरफ तो देश की राजधानी और बड़े बड़े मेट्रो शहरों का ये हाल है, वहीं अगर आप गांवों और रूरल एरियाज की तरफ देखेंगे तो सिचुएशन एकदम डराने वाली है। 24 घंटे बिजली देने के बड़े बड़े वादों के बावजूद असलियत यह है कि आज भी ग्रामीण इलाकों में लोगों को 10 से 15 घंटे के भयंकर पावर कट झेलने पड़ रहे हैं। अब भाई, जब इतनी आग उगलती गर्मी में एक पंखा भी नसीब ना हो तो पब्लिक का गुस्सा तो फूटेगा ही ना। बिल्कुल नेचुरल है। जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, अमेठी और मुरादाबाद जैसे कई शहरों में आम नागरिक फ्रस्ट्रेट होकर अब सड़कों पर उतर आए हैं। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है और इन शहरों से लगातार बिजली कटौती के खिलाफ कड़े विरोध प्रदर्शनों की खबरें आ रही हैं। और ये पूरी सिचुएशन हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे एक बेसिक सी सुविधा का अभाव रातों रात एक बड़ा पॉलिटिकल और सोशल मुद्दा बन जाता है। इस पूरे सिनेरियो को अगर सामूहिक रूप से कहें तो ये सिस्टमिक कोप्रबंधन से उपजी एक महाविद्युत आपदा है। और जैसा कि दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी में होता है, इस संकट ने एक बहुत बड़ी डिबेट को जन्म दे दिया है। अब देखिए, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं वो देखना महत्वपूर्ण है। चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों, बीएसपी की मायावती हों, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हों या फिर खुद रूलिंग पार्टी के गोंडा जैसे इलाकों के विधायक हों, पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बस एक ही सीरियस सवाल पूछ रहा है। जब हमारे पास इतनी बड़ी क्षमता है तो व्यवस्था पहले से तैयार क्यों नहीं थी? और इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है पता है? हमारे पास आईएमडी यानी मौसम विभाग जैसी एडवांस संस्था है जो एकदम सटीक पूर्वानुमान देती है। हीट वेव की वार्निंग बहुत पहले ही दे दी गई थी। बिजली विभाग को इन साइंटिफिक चेतावनियों का उपयोग करके अपने बुनियादी ढांचे और लोड शेयरिंग की पहले से ही एक मजबूत प्लानिंग करनी चाहिए थी। लेकिन दुख की बात है, इन वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया गया। और कड़वा सच तो ये है कि ये क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुआ है। मौसम विज्ञानियों की माने तो कम से कम 28 मई तक टेम्परेचर ऐसे ही क्रिटिकल और जानलेवा स्तर पर बना रहेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पावर ग्रिड्स पर यह भारी दबाव अभी कुछ और दिनों तक ऐसे ही रहने वाला है और हमें इन पावर कट्स का सामना करते रहना पड़ सकता है। तो इसका उपाय क्या है? आगे चलकर इस तरह के ग्रिड कोलैप्स से बचने का सिर्फ एक ही अचूक रास्ता है, हमारे लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इमीडिएटली अपग्रेड करना।
सबस्टेशंस और जो हमारे ट्रांसफार्मर है ना, उनकी कैपेसिटी को इतना बढ़ाना ही होगा कि वो एक साथ आने वाली इस भीषण पीक डिमांड को बिना जले आसानी से हैंडल कर सकें। तो फाइनली इस वीडियो को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली हीट वेव जो कि आनी तय है, उसके आने से पहले क्या हम अपनी सिस्टमिक प्लानिंग में कोई क्रांति ला पाएंगे, या फिर अगली गर्मियों में भी हमें ऐसे ही तारों को पिघलते हुए देखना पड़ेगा? खैर, आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इस भयंकर सिस्टम फेलियर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपके इलाके में भी धड़ल्ले से बिजली कट रही है? मुझे कमेंट्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कमाल के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।